बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 30 किस्तें सुन चुके हैं। अब 31वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। सुदर्शना को अपनी बेटी कबूल करके लाला जी से कह दिया कि हम उन्हें 1-2 रोज में ही विवाह की तारीख से आगाह कर देंगे। सुदर्शना तो शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर भैया कहकर वही मुझसे लिपट कर रोने लगी। वापसी पर हम सब राय कोट आ गए। मैंने सालिग्राम को भी थोड़ी देर के लिए बुला लिया था। रात को मैंने उन लोगों को तफसीलन तमाम बातों से आगाह किया और उनसे कह दिया कि वो या तो अपने बेटे की जिंदगी और घर की खुशियों के हक में फैसला कर ले, या फिर मोहल्लेदारों और अजीजों के तानों से डर कर बेटे की जिंदगी और घर की खुशियां दाव पर लगा दे। रात काफी देर गए तक हम बातें करते रहे। फिर वो लम्हा भी आ गया जब तमाम घर वालों ने हंसी खुशी मेरी बात मान ली। सुबह हमने पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाया और अगले शनिवार को शुभ घड़ी जानते हुए उस तारीख पर शादी का फैसला कर लिया। हिंदू रस्म के मुताबिक फौरन घर में ढोलक बजने लगी और मोहल्ले भर में खबर फैल गई। पहले पहल तो लोगों ने नाक मुंह चढ़ाई। जब घर से किसी ने भी इस बात की परवाह न की तो लोगों की जुबान भी बंद हो गई। प्रकाश और सुदर्शना तो मेरे पांव धोकर पीने पर तुले हुए थे। उनके तो कभी वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि मैं सुदर्शना के अड़ियल बाप को काबू कर सकूंगा। अभी तुमने देखा ही क्या है बालिके, मैंने प्रकाश से कहा और हम सब कहका लगाकर हंस दिए। लाला जी को मैंने खबर दी थी और इस बात का बंदोबस्त भी कर लिया था कि उन्होंने अब भी कोई अड़चन पैदा की तो हम उस शादी को सिविल मैरिज में तब्दील कर लेंगे। घर वाले तो सब कुछ भूल भुलाकर शादी ब्याह के हंगामों में खो गए, जबकि मैं स्वामी दयानंद की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुकर्रर वक्त पर मैं, अशोक और मनोहर सिंह मुकम्मल तैयारी के साथ स्वामी दयानंद के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी इतलात के मुताबिक स्वामी ने आश्रम से बाहर निकलना करीबन बंद कर रखा था, लेकिन आज बदकिस्मती से आश्रम से बाहर ले आई थी। एक धार्मिक समागम में शिरकत के बाद वो रात को काफी देर गए आश्रम की तरफ वापस आ रहा था। जब उसकी कार मतलूबा मकाम पर पहुंची तो मैंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक झाड़ी की ओट में छुपे छुपे एक साइकिल जिस पर एक गठड़ी इस अंदाज में बनी थी कि दूर से उस पर बैठा सवार नजर आए, उसकी कार के आगे लड़खा दी। ड्राइवर उस अचानक सूरत हाल से इतना घबराया कि वो गाड़ी को कंट्रोल करते करते दरख्त से जा टकराया। उसके साथ ही अशोक और मनोहर सिंह दोनों ने एक ही वक्त में 2 दस्ती बम उस पर फेंक दिए। जोरदार धमाका हुआ और कार के अपने मुसाफिरों समेत परखचे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि अगरचे अपनी कार्रवाई सर अंजाम देने के बाद मैं काफी फासले पर पहुंच गया था, मगर उसके बावजूद मुंह के बल जमीन पर आ रहा और न जाने कितनी देर यूं ही पड़ा रहता। लेकिन फौरन उठकर खड़ा हुआ क्योंकि हमारी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स पुलिस की गश्ती जीप का सायरन फिजा में गूंजने लगा था। नक्सलबाड़ी तरबियत याफ्ता गुरीलों की तरह मंसूबा तरतीब देते थे और उन्हीं के से अंदाज में इस पर काम करते थे। मेरे इल्म में कम अज कम ऐसा कोई वाकया नहीं था कि पुलिस ने कभी किसी नक्सलबाड़ी को मौका वारदात से गिरफ्तार किया हो। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो अपनी वारदात के नतीजे में पेश आने वाले तमाम मुमकिन नताइज पर गौर करके तमाम खतरात का सदेबाब भी पहले से ही सोच लिया करते थे। यहाँ भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल दरपेश थी। जिस जगह हमने स्वामी दयानंद को मारने का मंसूबा बनाया था, ये सड़क एक जैली सड़क थी और बहुत कम पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां इस तरफ आती थीं। लेकिन शायद धमाके की आवाज ने जो चारों तरफ फैल गई थी किसी पेट्रोल पार्टी को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला दिया था और वो लोग अब सायरन बजाते उसी तरफ आ रहे थे। मंसूबे के मुताबिक हम तीनों को अब 3 मुख्तलिफ अतराफ में सफर करना था। मैं तो सलामती से घर जा पहुंचा, जबकि दूसरे साथियों की अभी कोई खबर नहीं मिली थी और मुझे हर लम्हे पुलिस की आमद का धड़का लगा हुआ था। कहीं उनमें से कोई गिरफ्तार हो जाए और वो पुलिस को मेरा पता दे दे। अलल सुबह मैंने सबसे पहले दोनों की खैरियत दरियाफ्त की और जब उनके महफूज होने की इत्तला मिली तो जान में जान आई। अब एक लंबे अरसे तक नक्सल बाड़ियों को दमसादे रखना था कि उनका यही तरीकाकार है। इसी असना में मेरे मामूलात में कोई फर्क नहीं आया था। कलकत्ता से वापसी पर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार से भी मुलाकात की और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए दूसरे जराए भी बरोकार लाया। प्रकाश की शादी की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे फिलहाल लुधियाना तक ही महदूद कर दिया था, क्योंकि अपने धर्मवीर की शादी में मुझे बाबूजी की गैर मौजूदगी में उनका किरदार अदा करना था। शनिवार को प्रकाश की शादी की खूब धूमधाम से हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम पाई। फितरी कमजोरियां छुपाए नहीं छुपती। जब सुदर्शना अपने घर से अलविदा होते वक्त मुझसे लिपट कर रोई तो बेख्तियार मेरे सीने में एक होक उठी। मेरी बहन जो पाकिस्तान में झोली फैलाए मेरी सलामती के लिए 10 बदुआ थी, सुहाग का सुर्ख जोड़ा पहने मेरे सामने सवाल बनकर खड़ी हुई और मुझे यूं लगा जैसे मैं उसे ही अलविदा कह रहा हूँ।
उस रोज मैं भारत में पहली मर्तबा बेइख्तियार रो दिया। आंसू थे कि उमड़ चले आ रहे थे। अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने लोग सभी इकट्ठे होकर मुझे रुलाने आ रहे थे। लेकिन फिर ये रोशन चिराग आहिस्ता आहिस्ता बुझते चले गए। वो तो दूर थे, मुझसे कितने ही दूर। शादी के अगले ही रोज सुदर्शना और प्रकाश मेरे साथ बाबूजी से आशीर्वाद देने पहुंच गए। हमने खसूसी दरख्वास्त पर मुलाकात की सहूलत हासिल की थी और सरकार ने भी हातम की कब्र पर लात मारते हुए इजाजत दे दी थी। बूढ़ा कामरेड, जो खूनी रिश्तों से ज्यादा नजरियाती रिश्तों का कायल था, पहले तो पत्थर बना दोनों को देखता रहा, फिर बिलक उठा, लेकिन सियाना था, जल्दी अपने जज्बात पर काबू पा गया। शायद कुदरत को यही मंजूर है कि उस घर में जो भी खुशी आए वो तुम्हारे वास्ते से आए। बाबूजी ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा। मैं उनकी इस बात का क्या जवाब देता। पूनम की तृष्णा आंखें मुझसे बार बार यही सवाल कर रही थी कि मेरे हिस्से की खुशियां कब लाओगे प्रकाश बाबू, और मैं उस सवाल की शिद्दत ही से कट जाता। मेरे पास उसका जवाब था ही क्या। मैं उस सयाह चिश्म देवदासी को कैसे कहता कि लुबान और ऊद सुलगाकर सारी जिंदगी अपने शहजादे की याद में जुदाई के गीत गाती रहना। मैं उसे क्यों कर बताता कि कुदरत ने अपनी सितम ज़रीफी आजमाने के लिए तुम्हें चुन लिया है। तुमने मोहब्बत की जो आकाश बेल अपने गिर्द मुड़ ली है, वो तुम्हें सारी जिंदगी अंदर से घुन लगाती रहेगी। तुम्हारा नसीबा तो उसी रोज फूट गया था जिस रोज तुम मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतरी थी। अब तो हम दोनों उस राकेट की मानद खला में गर्दिश करते रहेंगे जिसका राब्ता दुनिया के साइंसदानों से कट गया हो। हाँ, हमारा मुकद्दर दरिया के दो किनारों से मुख्तलिफ कब था। सूरत हाल इतनी तेजी से बदल रही थी और वक्त का पंछी यूं पर लगाकर उड़ने लगा था कि मेरे अंदाजे धरे के धरे रह गए। भारतीय हुकूमत ने ऐलान जंग तो नहीं किया था, लेकिन उसमें कसर ही क्या रह गई थी। उनके दस्ते मशरकी और मगरबी सरहदों का तकद्दुस रोजाना पामाल करने लगे थे और उस पर गजब ये हुआ कि अगरचे भारतीय अफवाज की वहशियाना सरगर्मियों का दुनिया भर को सबूत मिल गया था, लेकिन अक़वाम आलम के कानों पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने चुप साध रखी थी और इधर हमारी सफारती कोशिशें भी नाकाम हो चुकी थी। जिस बिना पर उन्होंने खुद को तमाम इखलाकी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर लिया था और अपनी मनमानी कार्रवाइयां करने लगे थे। दुश्मन की इन चीरादस्तियों के बाद एक ही सूरत बाकी रह गई थी, उसे नकेल डाली जाए। मशरकी पाकिस्तान में तूफानों का रुख मोड़ने के लिए मगरबी पाकिस्तान में पूरी संजीदगी से महाज खोलने की कोशिशें होने लगी और उसके लिए मुझे भी एक अहम मिशन सौंपा गया। मुझे पैगाम मौसूल हो चुका था और इस बार मैंने अपने इन जाले कमांडोज के साथ काम करना था जिन्होंने 1965 में भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाश नचाया था। मेरे कान उनकी हर आहट पर लगे रहते और नजरें बार बार बड़ी बेचैनी से घड़ियों की सुइयों का जायजा लेने लगती। किस लम्हे मेरे जाबाज मेरे दरवाजे पर आदस्तक देते हैं। कमांडोज के साथ काम करने का ये पहला मौका था जो मेरे लिए किसी सादत से कम नहीं था। उन शेर दिल जवानों के साथ मैदान अमल में कूदने की लज्जत से आशना होने के लिए मेरी तबीयत एक अरसे से बेताब थी, लेकिन मेरे फराइज चूंकि स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुख्तलिफ थे, इसलिए सादत से अभी तक महरूम रहा। आज जब खुशकिस्मती से ये मौका नसीब हुआ तो मेरी जज्बाती हालत नाकाबिले बयान हो रही थी। मुकर्रर वक्त पर मैं सरहदी इलाके की वीरान मस्जिद के इर्द गिर्द उगी झाड़ियों में आकर बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक मेरे दाएं तरफ से एक मखसूस जानवर की आवाज उभरी और खामोशी छा गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद फिर वही आवाज वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। ये मेरे दोस्तों की आमद का सिग्नल था। मैंने भी अपने मुंह से वैसे ही आवाज निकाली और वक्फे वक्फे से 2 मरतबा ये अमल ठुरा दिया, जिसके जवाब में मेरे नजदीक ही पेंसिल टार्च जलकर बुझ गई। बिल्कुल उसी तरह की छोटी सी टार्च मैंने भी जलाकर बुझा दी और चंद सेकंड के बाद ही एक आहट मेरे करीब सुनाई दी। यह राहबर था जो मुजाहिदों को रहनुमाई करता हुआ यहाँ तक लाया था। उसने मेरे साथ कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुझे मस्जिद के करीब ठहरने का कहकर खुद अंधेरे में वापस रिंग गया। चंद मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद उनकी वापसी 5 जियालों के साथ हुई। अंधेरे में बारी बारी वो आगे बढ़कर मुझसे बगलगीर हो गए। उनमें से 4 तो जूनियर रैंक के थे। उनका कमांडर एक पठान कैप्टन था। इतने अरसे बाद अपने बहादुर फौजियों को अपने वतन की वर्दियों में मलबूस देखकर मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने राहबर को वहीं से रुखसत कर दिया क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका था और मेरा काम शुरू हुआ था। राहबर ने कुछ अजीब सी नजरों से हमारी समत देखा। शायद वो भी इस जज्बाती कैफियत का शिकार था जिसने मुझे असीर कर रखा था। उसकी आंखें हमसे यही इल्तिजा कर रही थी कि मुझे भी इस सादत से सरफराज होने का मौका दो, लेकिन नज़्म व ज़ब्त भी बहरहाल कोई शय है। जिंदगी में सभी कुछ जज्बात ही तो नहीं होते। राहबर के रुखसत होते ही मैंने कैप्टन को आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक समत को चल दिया। वो लोग अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बिखर कर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और मैं उनको लेकर यहाँ से एक दूसरे ठिकाने की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरी पहली कमीनगाह का इल्म राहबर को था और उसकी मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में अपने अकीदे की सच्चाई के बावजूद बशरी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का कभी इम्कान था कि तशद्दुद की ताब न लाते हुए वो अपने सयादों को उस ठिकाने से आगाह कर दे और हम कुछ करने की हसरत ही दिल में लेकर मर जाएं। करीबन 2 घंटे तक मैं अपने हमराइयों को मुख्तलिफ खेतों खलियानों नदी नालों से गुजारता अब उस जगह पहुंच चुका था जिसे मैंने उनके ऑपरेशन रूम
ہجوم کے لیے چنا تھا۔ یہ بھی ایک گاؤں سے 150-200 میل کے فاصلے پر اہنسا کے پجاریوں کی خباثت کا نشانہ بنی ایک شہید مسجد تھی، جسے منو جی کے خونخوار بھیڑیوں نے قیام پاکستان کے بعد شہید کر کے اپنی مذہبی عصمت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مسجد کے انہی کھنڈرات میں بیٹھ کر جہاں سے میرے اسلاف کی حی علی الفلاح کی آوازیں چاروں طرف گونج کر بت پرستی کے غرور کو خاک میں ملایا کرتی تھی، میرے جالے قرون اولا کی تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائیں اور برہمنی سامراج کو خاک کا ڈھیر بنا کر رکھتے۔ ایسی مساجد کے سین میں نہ جانے کالی کے پجاریوں نے کتنے مسلمانوں کا لہو بہانے کے بعد انہیں شہید کیا تھا، لیکن اب وہ ان کے نزدیک بھٹکنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی تھی کہ یہاں مقتولوں کی روحیں قیام پذیر ہیں جو کسی بھی لمحے ان کی جان لے سکتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اکثر دیہاتی علاقوں میں ان شہید کردہ مجاہدوں کے ارد گرد قریباً میل کے فاصلے تک آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ ہی ان کے زیادہ نزدیکی زمین کو زیر کاشت لایا جاتا ہے۔ ایسے مناظر دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتا ایسی بزدل قوم کو جو مسلمان شہیدوں کی روحوں سے خوف کھاتی ہے، آخر کون سی طاقت برسے حکومت رکھے ہوئے ہے؟ ان کے کردار کو گھن لگ چکا، ان کے پاس سوائے بے حیائی اور منافقت کے اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ تب مجھے اپنے سوالوں کا ایک ہی جواب سوچتا کہ اس کا سبب صرف میری قوم کی بے حسی برسے اقتدار طبقے کی مصلحت کوشی اور لیڈروں کی پریم سبھائی ذہنیت ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک میری مقدس سرزمین پر ایسے لوگ بزم خویش لیڈر بنے پھرتے تھے جنہوں نے کبھی صدقے دل سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اپنے اسلاف کی عظمتوں کے ان کھنڈرات میں بیٹھ کر میں نے نہ جانے کیسے کیسے سپنے دیکھے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جس روز میری قوم نے ہندو اور ہندو ذہنیت کے حامل پاکستانیوں کی اصلیت جان لی، وہ بھارت ماتا کی موت کا دن ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے کشمیر کے جالے اگر عزم کر کے اٹھیں تو ممکن ہی نہیں کہ وہ وہاں سبھائیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے بغیر پلٹ آئیں۔ کاش میری بھولی قوم ہندو ذہن کی جلتر بازیوں سے آگاہ ہو سکے۔ اے کاش اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے میں نے چائے سے بھرا تھرموس اپنے پاس رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان کی تواضع چائے سے کی، پھر کیپٹن کے اشارے پر ان کے چاروں ساتھی اس جگہ کے چاروں طرف بکھر کر پہرا دینے لگے، جبکہ کیپٹن صاحب ایک نقشہ بچھا کر میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اپنے ٹارگٹ کی نشاندہی کی۔ یہ ایک فوجی نوعیت کا پل تھا جسے وہ تباہ کرنے آئے تھے۔ کشمیر میں نظام رسد اور مواصلات کا انحصار ان چھوٹے چھوٹے پلوں پر ہے جو تیز رو پہاڑی ندی نالوں پر بنائے جاتے ہیں۔ ایسے پلوں کی حیثیت بھارتی آرمی کے نزدیک شہرک کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ایک دو پل بھی تباہ ہو جائیں تو فوج کا بہت بڑا حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ پلوں کی اسی اہم نوعیت کے پیش نظر یہاں ہر وقت فوج تعینات رہتی تھی اور ایسے اہم نوعیت کے پلوں کے دونوں اطراف میں مضبوط مورچہ بندیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر یہاں بڑے بڑے پختہ بینکر تعمیر کیے گئے تھے جس کا سلسلہ اندر ہی اندر کافی دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان بکھری ہوئی پوزیشنوں پر مورچہ زن افواج کے لیے جگہ جگہ پیٹرول ڈمپ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی رکھے جاتے تھے اور ان ذخائر سے پوزیشنوں تک اسلحہ لانے جانے کے لیے یہاں فوجی گاڑیوں کا تانتا بندہ رہتا تھا اور ان کی نقل و حرکت جاری رہتی تھی۔ پاکستانی کمانڈوز اور کشمیری حریت پسند چھپ کر اچانک حملہ کرتے اور زیادہ تر اسلحے کے ڈیپو، پیٹرول کے مراکز اور فوجی کنوائے کو اپنی سرگرمیوں کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ایسے کسی پل کی تباہی سے بھارتی افواج کی سپلائی لائن اچھا خاصا شگاف پڑ جاتا تھا جس کو پر کرنا ان کے لیے فوری طور پر ناممکن ہو جاتا کیونکہ اکثر و بیشتر ایک کے فوراً بعد انہیں دوسری ناگہانی حملے کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ سرفروش بھی ایک ایسے ہی اہم نوعیت کے پل کو تباہ کرنے آئے تھے۔ سب سے اہم کام تھا اپنے ٹارگٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا بھرپور جائزہ لینا تاکہ اس کی تباہی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ میں تو اس پل سے 2-3 مرتبہ گزر چکا تھا لیکن کیپٹن صاحب کو اس کا نظارہ کروانا پھر بھی ضروری تھا جس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ ارد گرد کے مقامی دیہاتوں سے جو لوگ پٹھان کوٹ یا جموں جاتے تھے انہیں اس پل سے گزر کر جانا پڑتا تھا، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ علل صبح کیپٹن صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دے کر وہیں چھپ کر انتظار کرنے کا حکم دیا اور خود میرے ساتھ دیہاتیوں کے لباس میں چل دیے۔ میں نے ان کی سرخ اور سفید رنگت کے پیش نظر انہیں مقامی پنڈتوں کے سے انداز میں کپڑے پہنائے تھے۔ بطور احتیاط پھر بھی ہم نے اپنے لباس میں پستول چھپا رکھے تھے۔ کپڑے کا ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھا جس میں کچھ کاغذات تھے اور دوسرا ان کے ہاتھ میں جس میں کھانے کی اشیاء رکھی تھی، کیونکہ برہمن زیادہ تر اپنے گھر کے پکے کھانے پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اپنی پلاننگ کے مطابق تمام باتیں میں نے جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان کو ذہن نشین کروا دی۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر چل دیے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اپنایا تھا جو ارد گرد کے دیہاتوں سے ہٹ کر جاتا تھا۔ یہ پل سے تقریباً 8-9 میل دور تھا۔ سارا راستہ ہم نے پیدل ہی طے کیا اور سورج طلوع ہونے تک
पुल के करीब पहुंच गए, जिसके दोनों किनारों पर मुसल्लह संतरी आने जाने वालों को ठोक बजा कर देखने के बाद ही वहां से गुजरने की इजाजत दिया करते थे। हम दोनों साथ साथ चलते उस पुल तक पहुंचे थे और पहरेदारों की तरफ देखे बगैर ही मुंह उठाए चले जा रहे थे। हाल्ट, कौन हो तुम, किधर जा रहा है? अचानक एक फौजी ललकारता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। जवाब में मैंने डरते डरते हाथ जोड़कर उसे अपनी शिनाख्त बतलाई और नजदीक के एक गांव का नाम भी ले लिया। तू कौन है? उसने कैप्टन साहब से बड़े दरस्त लहजे में पूछा। कैप्टन साहब होंकलों की तरह उसका मुंह देख रहे थे। गूंगा है महाराज जी, इसकी मुसीबत तो भुगतने जा रहे हैं। क्या कुलयुग आ गया है, रिश्तेदारों ने बेचारे की सारी जमीन हथिया ली, हम अदालत ही भुगतने जा रहे हैं महाराज। मैंने उसकी बात का बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया। ये क्या है थैले में? उसने मेरे थैले की तरफ इशारा किया। कागज हैं अदालत के माई बाप। मैंने थैले में रखे अदालती कागजात निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो पहले ही मैंने आज के लिए तैयार करवाए हुए थे। ठीक है जाओ, उसने करीबन झिड़कते हुए जवाब दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन साहब की मुतजस्साना नजरें बड़ी महारत से अपने टारगेट का जायजा ले रही थी। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि दुश्मन भी उन पर नजरें जमाए खड़ा था और उनकी कोई भी मुश्तबा हरकत हम दोनों की मौत का बायस बन सकती थी। हम दोनों ने पैदल चलकर पुल अबूर किया और पुल के दूसरी तरफ खड़ी बस में सवार होकर शहर रवाना हो गए। दोपहर के बाद हम वापस आए, दोबारा पुल पर से गुजरकर हालात का जायजा लिया। अब मेरे ख्याल से कैप्टन साहब ने अपने जहन में कोई प्लान तरतीब दे लिया था। वापसी पर पहरेदार बदले हुए थे और हमें एक मरतबा फिर चेकिंग की उन्हें मराहिल से गुजरना पड़ा। अपने साथियों के पास हम शाम के वक्त पहुंचे थे। कैप्टन साहब ने नक्शा जमीन पर फैलाकर उस पर कुछ लकीरें खींची और अपने जाबाजों को प्लान से आगाह किया। अपने मशवरे में उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया और जैसे ही आखिरी रातों का चांद डूबा, सरफरोश खड़े हो गए। कैप्टन साहब मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें मतलूबा टारगेट तक पहुंचाकर वापस जा सकता हूं। वो नहीं चाहते थे कि किसी मुमकिन मुसीबत की सूरत में मैं भी उनके साथ दुश्मन का निशाना बन जाऊं। ऐसी मुहिम्मात पर जिंदा बचने के मौके न होने के बराबर होते हैं। शायद इसीलिए ऐसी मुहिम्मों पर जाने के लिए उन्हीं अल्लाह के शेरों का इंतखाब किया जाता है जो अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बावकार मौत समझते हैं। अल्लाह के यही शेर अब पहलू ब पहलू खड़े थे। सब ने अपने हाथ उठाकर मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। कैप्टन साहब ने उन्हें आखिरी हदायत दी और हम सब एक हौसले, एक अज़म के साथ बरहमनी तकब्बुर से टकराने चल दिए। पुल तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन से दो दो हाथ करने की तमन्ना ही दिल में लेकर अल्लाह के हजूर पहुंच जाएं। सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे कैप्टन साहब और उनके जांबाज कदम बकदम अपनी तरबियत के मुताबिक चल रहे थे। रास्ते में जहां कहीं मामूली सी आहट भी सुनाई देती, हम फौरन दुबक जाते। मैंने मामूली खतरा भी मोल नहीं लिया था और जहां कहीं खतरे का जरा सा भी शायबा गुजरता, मैं उन्हें बिठाकर खुद आगे बढ़ जाता। ये गाजी मेरे पास अल्लाह की अमानत थे और अमानत का बार उठाने के लिए कुदरत ने मुझे मुंतखब किया था। मैं नहीं चाहता था कि कल जब खुदा के हजूर पेश हों तो वहां इस अमानत की मुकम्मल हिफाजत के सिलसिले में जरा सी कुताही के लिए मुझे जवाबदेह होना पड़े। उन कोहे शिकन जियालों से कुछ भाई नहीं था। दुश्मन के गरूर को खाक में मिला देना उनके बाएं हाथ का खेल था। उन्हें हर किस्म के नामसाद हालात और अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने की खसूसी अहलियत हासिल थी, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उनकी पुरतकद्दस जबीनों पर एक शिकन भी ना आए और वो अपना काम कर गुजरे। जिस वक्त हम पुल के नजदीक पहुंचे, रात का एक पहर बीत चुका था। कैप्टन साहब ने यहां पहुंचकर 3 टोलियां तरतीब थीं। एक टोली में वो खुद और मैं शामिल था। दूसरी 2 टोलियों में 2-2 जवान शामिल थे। दोनों टोलियों को उनकी मखसूस पोजीशन का इल्म था। 2 जवानों ने तो पुल के एक किनारे पर पोजीशन संभाल ली, बाकी 2 के जिम्मा डायनामाइट लगाना था और यही काम सबसे खतरनाक था। दोनों टोलियों को अपने अपने टारगेट पर भेजकर कैप्टन साहब मेरे साथ अपने लिए पहले से मखसूस जगह पर दुबक कर बैठ गए। हमने पुल के एक किनारे पर बने एक बंकर के पहलू में बनी छोटी सी पहाड़ी पर मोर्चे जमाए थे, जहां से वो बंकर बमुश्किल 15 गज के फासले पर था। उस बंकर के ऊपर एक सर्च लाइट नस्ब थी, जिसे वक्तन फवक्तन घुमाकर वो लोग पुल की सूरत हाल का जायजा लेते थे, जबकि पुल के दोनों इतराफ पर बनी पहरेदारों की पोस्टों में मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। उनके अलावा यहाँ से कुछ फासले पर फौज डिप्लॉय थी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी नस्ब थी। इतने जबरदस्त हिफाजती इंतजामात की मौजूदगी में पुल को तबाह करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे हमराहियों की लुगत में नामुमकिन का लफ्ज तो था ही नहीं। हम पुल से करीबन 40 गज दूर एक दूसरे से अलग हुए थे। मेरे कंधे पर लटके थैले में दस्ती बम मौजूद थे और मुझे कैप्टन साहब ने हदायत की थी कि जैसे ही वो सिग्नल दें, मैं बंकर के अंदर बम फेंकने शुरू कर दूं। मैं कोई तरबियत याफ्ता फौजी नहीं था, लेकिन अपने सरफरोशों की मईत में मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं भी उनकी तरह एक तरबियत याफ्ता और पेशावर कमांडो हूं। हम दोनों बंकर को अपनी जद में लिए एक पत्थर की ओट में उस पर नजर जमाए एक दूसरे से कुछ फासले पर लेटे थे। कैप्टन साहब ने स्टेन गन का रुख बंकर की तरफ कर रखा था, जबकि मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ हैंड ग्रेनेड किसी भी लम्हे पटने के लिए तैयार था।
مجھے کیپٹن صاحب کی حالت کا تو علم نہیں، میرے دل کی دھڑکنیں البتہ بے قابو ہوتی جا رہی تھیں، لیکن میں خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، البتہ کچھ نہ کچھ فوراً کر گزرنے کے لیے بےتاب ضرور تھا۔